अब अल्फा बीटा गामा किरणों का नियम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे अल्फा बीटा और गामा किरणों के गुण। जगह हेड डालेंगे अल्फा बीटा और गामा किरणों के गुण। अल्फा बीटा गामा किरणों के गुण। किरणों के गुण। चलिए उसमें कुछ भी आने दीजिए क्योंकि यहां पर चमकना नहीं चाहिए। अल्फा बीटा और गामा किरणों के गुण, ठीक है। अल्फा बीटा और गामा किरणों के गुण। तो पहला पढ़ेंगे अल्फा किरणों के गुण। ये होगा प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा रेस। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा रेस, ठीक है। अल्फा किरणों के गुण पढ़िए, नीचे लिखेंगे, शुरुआत करेंगे। ये किरणें धन आवेशित होती है। पहला पॉइंट, ये किरणें धन आवेशित होती हैं, ठीक है। नीचे एरो देखकर अगला पॉइंट लिखेंगे, ये किरणें जब चुंबकीय क्षेत्र से गुजरती हैं, चुंबकीय क्षेत्र से गुजरती हैं तो चुंबकीय क्षेत्र से गुजरती है तो जैसे मान लीजिए कि कोई चुंबकीय क्षेत्र है ऐसा, ये इसका पॉजिटिव है और निगेटिव है, दो ध्रुव होते हैं प्लस माइनस वाले, और इस पे से अल्फा किरण को हमने गुजार दिया, ठीक है। तो अगर अल्फा किरण को गुजार दिया और अगर ये इधर से गुजरती, इसका मतलब ये ऋणात्मक है, तभी तो प्लस की ओर आकर्षित हो रही है। लेकिन अल्फा किरणें इधर से होकर गुजरती हैं, तो अल्फा किरणें आकर्षित हो रही है किससे? निगेटिव ध्रुव से। इसका मतलब इसका प्रॉपर्टी कैसा है? पॉजिटिव, तभी तो माइनस की ओर आकर्षित हुआ, ठीक है। तो लिखेंगे अल्फा किरण, क्या लिखिए, अल्फा किरणें जब चुंबकीय क्षेत्र से गुजरती हैं तो ऋण ध्रुव की ओर आकर्षित होती हैं। लिखिए, अल्फा किरणें जब चुंबकीय क्षेत्र से गुजरती हैं तो ऋण ध्रुव की ओर आकर्षित होती हैं, ऋण ध्रुव की ओर आकर्षित होती हैं, ठीक है। अतः ये धन आवेशित है, कंफर्म हो गया धन आवेशित होने का कारण। चलिए अगला, अतः ये धन आवेशित हैं, ठीक है। नीचे स्टार मारिएगा, लिखेंगे अल्फा किरणें वास्तव में हीलियम आयन होती हैं, वास्तव में हीलियम आयन होती हैं, हीलियम आयन होती हैं, ठीक है। जब हीलियम आयन है तो हीलियम का परमाणु संख्या 2 और परमाणु द्रव्यमान 4, तो अल्फा किरणों का यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान 4 इकाई हो गया, परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या हो गया? 4 इकाई होगा, और आवेश 2 इकाई के बराबर हो गया, जो कि परमाणु प्रोटॉन की संख्या के बराबर। तो लिखेंगे अल्फा किरणें, नीचे लिखेंगे चूंकि अल्फा किरणें हीलियम आयन है, इसलिए हीलियम आयन है, इसलिए
हीलियम आयन है, इसलिए अल्फा किरणों पर +2 इकाई का आवेश, +2 इकाई का आवेश और +4 इकाई द्रव्यमान पाया जाता है, +4 इकाई द्रव्यमान पाया जाता है, द्रव्यमान पाया जाता है, द्रव्यमान पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट लिखेंगे। अल्फा कणों का वास्तविक, अल्फा कणों का वास्तविक द्रव्यमान, अल्फा कणों का वास्तविक द्रव्यमान 6.64 गुणे 10 पर पावर -24, 10 पर पावर -24 ग्राम, 10 पर पावर -24 ग्राम होता है। 6.64 गुणे 10 पर पावर -24 ग्राम होता है, -24 ग्राम होता है। ठीक है, अब यहां पर देखा जाए, हम यहां 3 किरणों अल्फा, बीटा और गामा किरणों की प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। एक तरह से इनकी तुलना करेंगे अगर, तो नीचे लिखेंगे अल्फा किरणें बीटा और गामा दोनों से, अल्फा किरणें बीटा और गामा दोनों से भारी होती हैं, अल्फा किरणें बीटा और गामा दोनों किरणों से भारी होती हैं और इनका वेग दोनों से कम होता है, इनका वेग दोनों से कम होता है, दोनों से कम होता है, दोनों से कम होता है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं, लिखेंगे अल्फा किरणों का वेग, अल्फा किरणों का वेग प्रकाश के वेग का, प्रकाश के वेग का 1/10 होता है, प्रकाश के वेग का 1/10 होता है, प्रकाश के वेग का 1/10 होता है। तो जब प्रकाश के वेग का 1/10 होगा, जब प्रकाश के वेग का 1/10 होगा तो हम अल्फा किरणों का वेग जानने चलेंगे। तो नीचे स्टार मारिएगा, लिखेंगे अल्फा किरणों का वेग 3 गुणे 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड बटा में 10 होगा। तो प्रकाश का वेग 3 गुणे 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है निर्वात में, और बटा में 10 है इसलिए 1 घट गया, इसमें से 1 कट गया तो ये 7 बच गया ना, इसलिए वेग हो गया 3 गुणे 10 पर पावर 7 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया अल्फा किरणों का वेग, अल्फा किरणों का वेग हो गया 3 गुणे 10 पर पावर 7 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? नीचे लिखेंगे अल्फा किरणों की भेदन क्षमता, अल्फा किरणों की भेदन क्षमता, भेदन क्षमता बीटा और गामा दोनों से कम होती है, बीटा और गामा दोनों से कम होती है, दोनों से कम होती है। इस बात को समझने चलते हैं। मान लीजिए अल्फा किरण है और इस पत्थर को छेदना है, तो किसी भी पत्थर को छेदना है तो सबसे पहले उसे पतला होना चाहिए। कोई छेदना चाहे, इसको भेदना चाहे तो नुकीला होना चाहिए, कम द्रव्यमान वाला होना चाहिए, एकदम छोटा आकार का होना चाहिए, तब ज्यादा छेदेगा। अल्फा किरण बीटा और गामा दोनों से भारी है, इसका वेग भी ज्यादा नहीं है
तो ये टकराएगा, हो सकता है वापस आ जाए, इसलिए यह इसको भेद नहीं पाता। ठीक है, तो बहुत ज्यादा मोटे पत्थरों को ये भेद नहीं पाएगा, इसलिए इसकी भेदन क्षमता इन दोनों की तुलना में कम है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग बीटा किरण की प्रॉपर्टीज पर। तो लिखेंगे बीटा किरण के गुण, बीटा किरण के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा रेस, प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा रेस, बीटा किरण के गुण। ठीक है, सबसे पहले इसकी आवेश की ओर ध्यान देना चाहते हैं, तो लिखेंगे बीटा किरण, बीटा किरण ऋण आवेशित कणों से बना होता है। जब ऋण आवेशित कणों से बना होता है तो ये कन्फर्म कैसे होगा, तो नीचे लिखेंगे बीटा किरण को जब, बीटा किरण को जब किसी चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है, किसी चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है, किसी चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है, तो यह ऋण ध्रुव की ओर आकर्षित होता है। चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है तो यह ऋण ध्रुव की ओर आकर्षित होता है। अरे ऋण धन की ओर कर दिया ना, गलत कर दिए, ऋण ध्रुव की ओर आकर्षित होता है। तो तब गलती करवा दी आपने खुद ही, तो यह ऋण ध्रुव की ओर आकर्षित, हम सही बनाए थे, सही बनाए थे, ऋण ध्रुव की ओर आकर्षित होता है। तो जब ऋण ध्रुव की ओर, एक मिनट, ऋण ध्रुव की ओर आकर्षित होगा तो गलत हो गया ना, लिखेंगे बीटा किरण जब चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है तो धन ध्रुव की ओर आकर्षित होता है, धन ध्रुव की ओर आकर्षित होता है, धन ध्रुव की ओर आकर्षित होता है। इससे पता चलता है कि, इससे पता चलता है कि बीटा किरण ऋण आवेशित कण है। नीचे लिखेंगे बीटा किरण, बीटा किरण पर, बीटा किरण पर -1 इकाई का आवेश पाया जाता है, -1 इकाई का आवेश पाया जाता है, जबकि इसका द्रव्यमान लगभग शून्य माना जाता है, जबकि इसका द्रव्यमान लगभग शून्य माना जाता है, जबकि इसका द्रव्यमान बीटा किरण पर -1 इकाई का आवेश पाया जाता है, जबकि इसका द्रव्यमान लगभग शून्य माना जाता है, लगभग शून्य माना जाता है। ठीक है, नीचे लिखेंगे बीटा किरण, बीटा किरण का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आप लोग जानते हैं नगण्य है, शून्य के बराबर है। ठीक है, चलिए अगला लिखेंगे बीटा किरण का वेग, बीटा किरण का वेग लगभग, लगभग का मतलब 97% के आसपास, लगभग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, लगभग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। अल्फा किरण का वेग प्रकाश के वेग का 1/10 गुना था, यहां पर लगभग प्रकाश के वेग के बराबर हो रहा है। इसका मतलब इसका द्रव्यमान भी कम और इसका वेग भी अल्फा से ज्यादा। तो अगर द्रव्यमान कम, अल्फा से ज्यादा इसका वेग हो गया तो बताइए कि ये किसी चीज को अल्फा से ज्यादा भेदेगा, ज्यादा तेजी से पार करेगा। तो नीचे लिखेंगे बीटा किरण की भेदन क्षमता, बीटा किरण की भेदन क्षमता अल्फा से ज्यादा,
अल्फा से ज्यादा जबकि गामा से कम, अल्फा से ज्यादा और गामा से कम होती है, गामा से कम होती है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं गामा किरणों की प्रॉपर्टीज जानने। लेकिन गामा किरणों के गुण, गामा किरणों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ गामा रेज, गामा रेज, प्रॉपर्टीज ऑफ गामा रेज। नीचे लिखा जाए, लिखेंगे यह एक अनावेशित, यह एक अनावेशित किरण है, यह एक अनावेशित किरण है। तो क्या कहा गया, गामा किरणें अनावेशित किरणें होती हैं, और ये अनावेशित किरणें होती हैं तो कैसे कंफर्म होगा, तो नीचे लिखेंगे देखा। लेकिन गामा किरणों को जब चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है, तो ये किरणें, चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है तो ये किरणें बिना विचलित हुए सीधे आगे निकल जाती हैं, बिना विचलित हुए सीधे आगे निकल जाती हैं। सीधे आगे निकल जाती हैं। चलिए अब गामा किरणों के वेग की ओर बात करते हैं कि गामा किरणों का वेग, गामा किरणों का वेग, गामा किरणों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। तो हमने देखा कि अल्फा किरण का वेग प्रकाश के वेग का 1/10, बीटा किरण का वेग प्रकाश के वेग का लगभग 97%, और गामा किरण का वेग लगभग नहीं पूरे एग्जैक्टली बराबर प्रकाश के लाइट वेग के, लाइट वेलोसिटी के बराबर। जब प्रकाश के वेग के बराबर है और ये इसका द्रव्यमान सबसे कम, नीचे लिखेंगे, लेकिन गामा किरणों का द्रव्यमान अल्फा और बीटा दोनों से कम होता है, अल्फा और बीटा दोनों से कम होता है। तो सबसे हल्का ये कण हो गया और सबसे तेजी से भागने वाला चीज हो गया। और आप जानते हैं कि जो हल्का होता है वही तेजी से भागता है, जितना भारी जो मैसिव पार्ट रहेगा वो ज्यादा नहीं भागेगा। तो नीचे लिखेंगे गामा किरणें, गामा किरणें किसी भी पतले चद्दरों को छेदने में सक्षम होती हैं या पार करने में सक्षम होती हैं, पतले चद्दरों को पार करने में सक्षम होती हैं, पार करने में सक्षम होती है। इसका मतलब क्या हुआ, नीचे स्टार मारिएगा। लेकिन गामा किरणों की भेदन क्षमता, गामा किरणों की भेदन क्षमता, भेदन क्षमता अल्फा और बीटा दोनों से अधिक होती है, अल्फा और बीटा दोनों से अधिक होती है, दोनों से अधिक होती है। तो ये हुआ अल्फा, बीटा और गामा किरणों के गुण। तो जब दोनों से अधिक होगी बताइए गामा किरणों की, तो मानव के लिए सबसे खतरनाक कौन हो गया, गामा। तो नीचे नोट करके लिखेंगे गामा किरणें मानव के लिए सबसे खतरनाक किरण मानी जाती है, मानव के लिए सबसे खतरनाक किरण मानी जाती है, सबसे खतरनाक किरण मानी जाती है। ठीक है, ये छेद देगी किसी भी चीज को, किसी भी हड्डी को नुकसान पहुंचा देगी, लेकिन वैसा एक्सरे नहीं होगा। एक है एक्स किरणें, एक्स किरण
आप जानते हैं कि एक्स किरण की खोजकर्ता कौन थे? एक्स किरण की खोजकर्ता रोएंटजन। कौन थे? रोएंटजन। रोएंटजन। और रोएंटजन को इसी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार, और नोबेल पुरस्कार पाने वाले रोएंटजन पहले व्यक्ति हैं। रोएंटजन नोबेल पाने वाले पहले व्यक्ति हैं, पहले व्यक्ति एक्स किरण की खोज के लिए। और उन्होंने ये पता लगाया कि एक्स किरणें वास्तव में इलेक्ट्रॉनों की किरण पुंज हैं। इलेक्ट्रॉन की किरण पुंज हैं। इलेक्ट्रॉन की किरण पुंज होती हैं, ठीक है। और जब ये किसी चीज पर पड़ती हैं तो वहां पर से परावर्तित हो जाती हैं और उस चीज को प्रभावित करती हैं। यही कारण है कि हड्डियों की जांच के लिए, टूटे हुए हड्डियों की जांच के लिए इनका उपयोग किया जाता है। ये क्या करती हैं कि छाया छोड़ती हैं किसी भी फोटोग्राफिक प्लेट पर और टूटे फूटे चीजों की जानकारी प्रदान करती हैं एक्स के लिए। इसके लिए रोएंटजन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल का पहला पुरस्कार जीतने वाली ये व्यक्ति है, ठीक है। तो यहां तक हम लोग अल्फा, बीटा और गामा किरणों तक हम लोग यहाँ पर आए। हम लोग देखते हैं कि रेडियो सक्रिय पदार्थों में जो समस्थानिक हैं वो हमारे मानव जीवन में कहाँ कहाँ उपयोग किए जाते हैं और किनका सबसे पहले खोज किया गया, ये सारी बातें। तो हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालिए, लिखा जाए रेडियो सक्रिय तत्वों के प्रकार। रेडियो सक्रिय तत्वों के प्रकार। रेडियो सक्रिय तत्वों के प्रकार, ठीक है। तो लिखेंगे रेडियो सक्रिय तत्व मुख्यतः, रेडियो सक्रिय तत्व मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक रेडियो सक्रिय पदार्थ, और दूसरा कृत्रिम रेडियो सक्रिय पदार्थ या तत्व, ठीक है। जो प्राकृतिक रेडियो सक्रिय पदार्थ है उसे नेचुरल कहेंगे, जो कृत्रिम है उसे मैनमेड कहेंगे या आर्टिफिशियल कहेंगे। आर्टिफिशियल, मैनमेड, जिसे कि मानव ने बनाया, ठीक है। नीचे लिखेंगे वे रेडियो सक्रिय तत्व या पदार्थ जो प्रकृति में पाए जाते हैं, जो प्रकृति में पाए जाते हैं। प्राकृतिक रेडियो सक्रिय पदार्थ कहलाते हैं। प्राकृतिक रेडियो सक्रिय पदार्थ या तत्व कहलाते हैं। इनके उदाहरणों में पोलेनियम, एक्टिनियम, यूरेनियम इत्यादि। यूरेनियम के तो समस्थानिक भी कई आएंगे, ठीक है, यूरेनियम इत्यादि। चलिए आ जाइए कृत्रिम रेडियो सक्रिय पदार्थों में। लेकिन वे रेडियो सक्रिय पदार्थ जिन्हें मानव के द्वारा प्रयोगशाला में बनाया जाता है, कृत्रिम रेडियो सक्रिय पदार्थ कहलाते हैं। जिन्हें मानव के द्वारा प्रयोगशाला में बनाया जाता है, कृत्रिम रेडियो सक्रिय पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए नेपच्यूनियम या नेपच्यून, उदाहरण के लिए नेपच्यून और हार्नियम। नेपच्यून और हार्नियम। नेपच्यून, हार्नियम, नेपच्यून का NP, हार्नियम का HA, ये संकेत, ठीक है। तो ये नेपच्यून और हार्नियम, पीरियोडिक टेबल में आप जाके उसको संकेत को देख लेंगे। पीरियोडिक टेबल आपके पास रहना चाहिए।
दीवारों पर भी टंगा होना चाहिए। 32 तक के संकेत याद रहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आते हैं। एग्जाम में कभी भी ये मत बोलिए कि आपके 9वां 10वां 11वां 12वां की सारी चीजें आपको याद रखनी है, क्योंकि परीक्षाएं होंगी तो आसमान से तो होंगी नहीं। तो इंडिया में परीक्षा कोई भी होगा तो आपके एग्जाम मतलब कि एकेडमिक से ही होगा, और एकेडमिक आपने पढ़ा है तो कहा जाता है कि 6 से लेकर 12वां तक का अध्ययन करें बढ़िया से।